सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ईरान का बहरी जहाज़ तबाह किया गया है, जो कि इंडिया की नेवी के साथ मशक़ें करके वापस आ रहा था, इसकी तबाही के बारे में इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में आपकी क्या राय है? जी, बहुत शुक्रिया हामिद साहब फॉर हैविंग मी। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, बल्कि इसको लॉ ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुर में देखा जाएगा, क्योंकि जब दो कंट्रीज बेलिजरेंट्स होते हैं, आपस में जंग लड़ रहे होते हैं, तो लॉ ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अप्लाई होता है। उसके अंदर आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि जंग डिक्लेयर की जाए, एक प्रॉपर वॉर डिक्लेरेशन इशू नहीं होते। तो जब भी दोनों मुल्क हालत जंग में होते हैं, तो वो एक जो मिलिट्री टारगेट्स है, जो हम्म। एलिजिबल टारगेट हो और फीजिबल टारगेट हो, उसको वो टारगेट करने का अपना हक इस्तेहकाक रखते हैं। हम्म। तो उसके तनाजुर में लॉ ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में तो ये बात ठीक है, मगर इसमें कुछ ग्रे जोन भी है, क्योंकि ये ऑल्दो वॉर डिक्लेयर्ड नहीं थी, कोई वॉर जोन डिक्लेयर्ड नहीं था, इसलिए ये सैकड़ों मील दूर था वॉर जोन से। हम्म। और एक इंटरनेशनल वाटर में एक नॉन एक्सरसाइज से निकला और ट्रांजिट करके वॉर जोन की तरफ आ रहा था, ये भी नहीं कि कहीं वो भाग रहा था। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली आएंगी। हम देखते हैं कि ईरान अपना केस कैसे प्लीड करता है। अच्छा, लेकिन जावेद इकबाल साहब, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में बात हो रही है इंडियन डबल गेम की, कि इंडिया जो है उसकी ये जिम्मेदारी थी कि अगर उसने बहरी मशकों में एक ईरानी बहरी जहाज़ को बुलाया था तो उसकी जो सेफ रिटर्न था वो इंडिया की जिम्मेदारी थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, सेफ रिटर्न के बारे में तो शायद जिम्मेदारी उस तरह से नहीं बनती, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन का एक दावा करता रहा है, और वो ये दावा अमेरिका के बलबूते पे करता रहा है, और हम्म। वो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है जिसमें उन्होंने चाइना के गिर्द घेरा डालना है, जिसको कंटेनमेंट भी हम कहते हैं। तो उसके पस पर्दा आप बेतहाशा एग्रीमेंट्स हुई हैं, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, इनके लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हैं। तो इन सब तनाजुर में अगर देखा जाए तो और ये कोई ऐसी इंटेलिजेंस भी नहीं थी, एक नॉन था, एक डिक्लेयर्ड एक शिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जब वो सेल कर गया तो जाहिर है कि वो उस वक्त वो इंडिया की सर्वेलेंस में था, और इसमें कोई बैद नहीं कि उसकी लेटेस्ट पोजीशन वगैरह शेयर की गई हो, बिकॉज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के जो नेटवर्क्स हैं वो इन दोनों कंट्रीज के कॉमन हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तनाजुर में। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और पाकिस्तान नेवी जो है उसका इस हवाले से क्या किरदार है? जी हमें साहब, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जैसे इंसान की शारक होती है, इसी तरह अगर समुद्री दुनिया को देखा जाए, समुद्री तजारत को देखा जाए, हम्म। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दुनिया की मुआशी शारक है। हम्म। यहाँ से दुनिया का 20% तेल, एलएनजी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स जो कि निकलती हैं और दुनिया को सप्लाई होती हैं, खास तौर पे फार ईस्ट, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया जैसे बड़े ममालिक शामिल हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी या उसका वॉर जोन में आ जाना या वॉर डिक्लेयर हो जाना, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, बल्कि एक अर्थक्वेक मैं कहूँगा, एक मैरीटाइम इकोनॉमिक अर्थक्वेक है, कि जो यहाँ पे अगर जंग छिड़ जाए, तो क्योंकि ब्लॉकेड हो गया है, तमाम तजारत रुक गई है इस वक्त। तकरीबन 300 प्लस ऑयल टैंकर जो हैं वो इस वक्त स्ट्रैंडेड हैं, हॉर्मज़ के अंदर भी और बाहर भी। इसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जी पाकिस्तान का, आप जानते हैं कि हमारा मईशत का इन्हिसार भी समुद्री तजारत पर है, हम्म। और तकरीबन तेल को अगर हम देखें तो हम हमारी 80% के लगभग ज़रूरियात हुर्मस से आने वाले तेल से पूरी होती हैं, जो हम सऊदी अरेबिया से और कुछ हम यूएई से भी लेते हैं। तो इस पे काफ़ी असर पड़ेगा, लेकिन जैसे कंटिजेंसी प्लानिंग में इस तरह के सिनेरियोज को कैटर फॉर किया जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी प्लानिंग कर रखी है। हमारे पास ओगरा ने जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज की हैं, उसमें 28 दिन का हमारे पास तेल का रिजर्व मौजूद है। एलपीजी प्रोडक्ट्स का 12 दिन का रिजर्व मौजूद है। और अभी कल ही की खबर थी कि हमने सऊदी अरेबिया पेनिनसुला में एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन मौजूद है, वो इसी तनाजुर से बनाई गई थी कि अगर हुर्मुज़ में कोई क्राइसिस हो जाए, कोई ब्लॉकेड हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो जो तेल के जो उनके जो ज़खायर हैं, जो तेल के पैदा करने वाली रिफाइनरीज हैं, वो उनकी ईस्ट कोस्ट पे हैं, हम्म। पर्शियन गल्फ के अंदर। तो वहां से
पाइपलाइन के जरिए तेल जो है वो रेड सी में उनकी याम्बू पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। तो वहां से हुकूमत पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट हो गया है और एक एश्योरेंस उन्होंने दी है कि यहाँ से हमें तेल सप्लाई किया जाएगा। मगर इसमें एक थोड़ी सी कबाहत भी है जी। कि जो तेल का वॉल्यूम है 20 20 मिलियन बैरल तेल जो है वो रोजाना हुर्मुज़ से निकलता है। 10% जो है वो मैक्सिमम वो इस ऑयल पाइपलाइन से ट्रांसफर हो सकेगा। तो एक अनार 100 बीमार के उस तनाजुर में देयर विल बी एक पूरी खरीदारों की एक लाइन होगी, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि स्ट्रेटजिक नेचर का रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, तो हमें इसमें अश्योर किया गया है कि हमें पाइपलाइन से तेल मुहैया किया जाएगा। इसी तरह यूएई से भी ये एश्योरेंसेस हैं। अच्छा, ये बताएं सर कि आपकी राय में ईरान की बहरिया जो है उसके बारे में ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने इसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, क्या ये बात दुरुस्त है? और मजमूई तौर पे आपको क्या लगता है ईरान कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकेगा, कितनी देर तक मुजाहमत करेगा? जी हामिद साहब, ईरान की बहरिया को दो एस्पेक्ट से देखना जरूरी है। एक तो उनकी जो रेगुलर नेवी है, दूसरी उनकी आईआरजीसी नेवी है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की जो नेवी है, और इसी तरह उनकी आर्म फोर्सेस में भी ये और एयरफोर्स में भी ये स्प्लिट पाया जाता है। तो जो ईरान की जो बहरिया है उसमें बड़े जहाज हैं, जैसे पाकिस्तान नेवी के पास जहाज हैं, तो उसको तो काफी हद तक टारगेट किया जा चुका है, क्योंकि बड़े जहाज की विजिबिलिटी होती है और काफी उनको डैमेज हुआ है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। मगर उनकी आईआरजीसी नेवी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए बनाई गई थी, और इसी सिनारियो को पेश नजर रखते हुए ईरान ने इस पे साल साल इन्वेस्टमेंट की। ये उनकी नेवी छोटी बोट्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट, जिसपे मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और अब तो ऑटोमेशन के जमाना आने के बाद अनमैन्ड सी ड्रोन्स हैं। आप समझ लें कि फास्ट तेज रफ्तार कश्तियां हैं कि जो अनमैन्ड हैं, उनके ऊपर एक्सप्लोसिव लदा हुआ है और वो जाके जहाजों से टकरा सकती हैं। इसी तरह उनकी कोस्टल मिसाइल बैटरीज हैं, जो कि कहीं भी छुप सकती हैं, उनको हम मूव कर सकते हैं ताकि वो डिटेक्शन में अगर आ भी गई हैं तो उसको एक जगह से फायर करके दूसरी जगह लेके जाया जाए। इसके अलावा आपनाए हुर्मुज़ को माइन करने की जो समुद्री बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाने की ईरान के पास बेपनाह ताकत है। आपको याद होगा कि 1980 की दिहाई में ईरान इराक की जंग के दौरान एक टैंकर वॉर छिड़ी थी कि जो ऑयल टैंकर्स जो आ रहे थे, जो ईरान और इराक की रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज को सपोर्ट कर रहे थे, तो दोनों मुल्क एक दूसरे के टैंकर्स को टारगेट कर रहे थे, और ऑलमोस्ट इसी तरह की एक सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन ये टैंकर वॉर 7 से 8 साल चली, और उसका पीक जो है वो पीरियड वो 2 से 3 साल का है, तकरीबन 86-87 में, जब फिर यूएस नेवी ने एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया कुवैत के ऑयल टैंकर्स को अपना फ्लैग दे के। उनको अमेरिकन उन्होंने ऑयल टैंकर डिक्लेयर किया और उनको एस्कॉर्ट किया। तो ये नौबत तो मेरे ख्याल में अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी। आपने कहा कि ईरान कब तक ये बर्दाश्त कर सकता है, तो जैसे कि उनकी जो मेन नेवी है उसको तो तबाह करना रिलेटिवली एक आसान काम था, मगर आईआरजीसी नेवी और उनकी माइनिंग कैपेबिलिटी और उनकी जो कोस्टल मिसाइल बैटरीज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बैटरीज हैं, जो कि उनके पूरी ज्योग्राफिकल डेप्थ में फैली हुई हैं, उसको ये कहना कि मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, वो एक थ्रेट मुसलसल रहेगा। और ये एक अगर कोई पीसफुल सेटलमेंट या एक वॉर टर्मिनेशन की तरफ हम जल्दी नहीं जाते, तो इसके बहुत नेगेटिव मुआशी असरात पूरी दुनिया सफ़र करेगी, क्योंकि ये मिडल ईस्ट तक मामला नहीं है, क्योंकि जितनी भी तजारती जहाज़ हैं वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। जब इंश्योरेंस के रेट हाई हो गए हैं, तेल की जो है कीमत वो बढ़ गई है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया इसमें इकोनॉमिक डैमेजेस सफ़र बहुत बहुत शुक्रिया।